लिखा लड़का था जो कि कई सालों बाद अपने पिता के साथ हरियाणा के एक गांव में जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। अनुज आसपास किसी को मदद के लिए ढूंढता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जिसके बाद थक हार कर वो कार में बैठ जाता है। तभी सामने की ओर से कुछ लड़के भागते हुए आ रहे थे, तो अनुज उन्हें देखकर आवाज लगाता है, हेल्प हेल्प, हमारी मदद कीजिए, हमारी कार खराब हो गई है। उनमें से कोई भी वहाँ नहीं रुकता। ये देखकर अनुज हैरान हो जाता है। तभी उनके पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई आती है, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, आज तुम्हारी खैर नहीं, एक एक को यही जमीन में गाड़ दूंगी। ये सब हो क्या रहा है और ये लड़के इस लड़की से डरकर भाग क्यों रहे हैं? तभी सरोज का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर पड़ती है। जिसके बाद अनुज सरोज को उठाता है और उसे कहता है, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अरे मैं ठीक हूँ, और तू कौन से? जी मेरा नाम अनुज है और मैं इस गांव में ना अपने पिता के साथ काफी टाइम बाद आया हूँ। तो रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और यहाँ आसपास हमें कोई दिख तो रहा नहीं है। क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा जो कार ठीक करता हो? के क्या मैकेनिक चाहिए तने? इस खाली रास्ते में बावड़ा हो गया से के? ला मैं तेरी इस खटारा ने ठीक करूँ। क्या आप ठीक करेंगी? आपको आती है कार ठीक करनी? के तने के लागे से मैं एक लड़की सू, तो मतलब मैंने कार के बारे में कुछ बेरा ना होगा। अरे बावले, हमारे गांव में बच्चा बच्चा कार मोटरसाइकिल सब ठीक करना जाने से हट परे ने। इतना कहकर अब सरोज अनुज को पीछे करके उसकी कार ठीक करती है। कुछ देर में वो उसकी कार ठीक भी कर देती है और फिर अनुज से कहती है, ये ले छोरे, अब होगी तेरी कार ठीक, जा मौज काट। लेकिन वो सब कौन थे जिसके पीछे आप भाग रही थी और वो सब आपसे डर क्यों रहे थे? शक्ल से तो बड़ा लागे, लेकिन मन से अभी भी बच्चा से तू। जा कार में बैठ के पोकेमोन देख ले। इतना कहकर अब सरोज वहाँ से चली जाती है और अनुज को भी सरोज की बातें कुछ खास समझ नहीं आती। वो भी अपनी कार में बैठकर गांव चला जाता है। कुछ घंटों में वो अपने गांव के घर में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। यूं ही अगली सुबह अनुज जल्दी उठकर बाहर जॉगिंग पर जाता है। उसके कान में हेडफोन लगे थे। वो फुल आवाज में गाने सुनता हुआ जा रहा था। तभी उसे भैंस का दूध निकालती हुई सरोज नजर आती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे कल मिली थी। इसने मेरी कार भी ठीक कर दी थी। कल मैं ऐसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाया था, आज करके आता हूँ। इतना कहकर अब अनुज उसके साथ जाता है और सरोज को देखकर उसे कहता है, हेलो मैडम, कैसी हैं आप? याद है कल हम मिले थे जब मेरी कार खराब हो गई थी, तो आपने ही ठीक किया था ना? हाँ हाँ याद आया याद आया। और बता, फिर से खराब हो गई क्या थारी कार, जो ऐसी सुबह सुबह मैंने याद किया तने? अरे नहीं नहीं मैडम, जब से आपने मेरी कार को ठीक किया ना, तब से वो ठीक ही है, जरा सी भी खराब नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई जादू कर दिया हो। अरे छोरे, ये कोई जादू वादू ना से, ये तुम्हारे देसी हाथों का कमाल से, जो तेरी वो खटारा ठीक हो गई। वैसे आप यहाँ करती क्या हैं और आप उन लड़कों के पीछे क्यों भाग रही थी? अरे यार के तू भी एक बच्चे की तरह एक ही बात ने जड़ से पकड़ के बैठ गया से। कोई और टॉपिक ना से तेरे पास? ठीक है जी, नहीं पूछूंगा। और वैसे आप अपना नाम तो बता दीजिए, आपने मेरी इतनी मदद की है, आपका नाम जानने का हक तो मुझे बनता है ना। तुम्हारा नाम सरोज से, गाँव वाले मैंने रज्जो भी कहे से। काफी अच्छा नाम है आपका सरोज। अच्छा, क्या आप मुझे अपना गाँव घुमा सकती है? वो क्या है ना, मैं इस गाँव में काफी सालों बाद आया हूँ, तो मुझे यहाँ के रास्ते वास्ते कुछ पता नहीं है। अगर एक बार मैं गांव में घूम लूंगा तो मुझे यहाँ के रास्ते याद आ जाएंगे। ठीक से छोरे, तो घुमा देती हूँ। वैसे भी अभी मैं खाली थी, चल तेरे को घुमाती हूँ अपना गाँव। इतना कहकर सरोज अनुज को अपने साथ गांव घुमाने के लिए ले जाती है। दोनों सुबह से दोपहर तक पूरा गांव घूमते हैं और काफी कुछ खाते हैं। धीरे धीरे दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम को जब दोनों थक हार कर घर लौटते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अनुज अपनी माँ को सरोज के बारे में सब कुछ बताता है और उसकी माँ सरला उसे कहती है, क्या बात है, आजकल बहुत मिला जा रहा है गांव की लड़कियों से। मिल तो रहा है, लेकिन ध्यान रखियो, उससे प्यार मत कर लेना। ये हरियाणा है, शहर नहीं। प्यार जैसा शब्द यहाँ पर नहीं चलता। अगर गलती से किसी को पता चल गया कि तेरे और उस लड़की के बीच में कुछ चल रहा है, तो गांव वाले बीच चौराहे पर तुम दोनों की गर्दन उड़ा देंगे। अरे माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? एक लड़का एक लड़की हमेशा प्यार के बंधन में बंधे, ऐसा थोड़ी होता है। वो दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। आप तो मेरी माँ हो, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए।
देख बेटा, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कल को ये गांव वाले कुछ ना कहे, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। जितना हो सके उस लड़की से दूर रहे, इसी में तेरी और उस लड़की की भलाई है। सरला तो अपने बेटे को समझाती है, लेकिन अनुज उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और अगले दिन फिर से वो सरोज से मिलने पहुंच जाता है। दोनों पूरा दिन घूमते हैं, बाजार में जाते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दिन अनुज सरोज से अपने मन की बात कह देता है। सरोज, तुम्हारे इस गांव में रहते रहते ना जाने मैं कब यहाँ का होकर रह गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता मेरा। और तुम्हारा गांव ही नहीं, मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। अब मैं कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इन कुछ दिनों में मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं जो सोचता था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मन्ने लागे था कि तू मारे से प्यार नहीं करता, इसलिए मैंने थारे से आज तक अपने मन की बात छुपाई रखी, लेकिन मने भी तेरे से प्यार हो ही गया। दोनों इतना कहते ही हैं कि तभी गांव का एक आदमी दोनों की ये बातें सुन लेता है और गांव में जाकर सबको ये बता देता है और इस बात से पूरे गांव में बवाल हो जाता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और गांव के सरपंच के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और गांव का सरपंच हरिया उनसे कहता है, थम दोनों ना पता कि हमने क्या गलती करी है। थम दोनों ने गांव का सबसे बड़ा कानून तोड़ा है और इसकी सजा थम दोनों जरूर मिलेगी। सरपंच जी, माफी चाहती हूँ। हमारा छोरा तो कुछ ही दिनों पहले शहर से वापस आया से, उसे इस गांव के कानून का ना पता से, माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई, बच्चा है ये। नहीं माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं सच में सरोज से बहुत प्यार करता हूँ और अगर ऐसा गांव का कानून है कि लड़की से प्यार नहीं कर सकते गांव की, तो ठीक है, जिसने ये कानून बनाया उसे मेरे सामने लेकर आओ। बहुत जुबान चाला थारे छोरे सरला, घनी आस्की बाजी करने लगे हो। आज इसकी आस्की का भूत उतारेंगे। सुनो, सभी दोनों को जाकर अलग अलग कमरे में बंद कर दो। कल सुबह दोनों की आस्की का भूत उतारेंगे एक साथ, गाँव के बीचों बीच दोनों को आग में फूंक कर। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को भी बंद कर दिया जाता है। ये सजा सुनकर दोनों घबरा चुके थे। रात होते ही अनुज के कमरे में सरला किसी तरह चोरी चुपके से आती है और उसे वहाँ से बाहर निकाल कर कहती है, बेटा यहाँ से भाग जा, अगर तुम दोनों यहाँ रुके तो ये गांव वाले तुम्हें जिंदा जला देंगे। तू हमारा इकलौता सहारा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। बेटा एक काम कर, तू जा सरोज के साथ, इसे ले जा अपने साथ और फिर कभी यहाँ मुड़कर वापस मत आना। तुम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन माँ, आपका और पापा का क्या? मैं और तेरे पापा सब संभाल लेंगे, तू जा सरोज के साथ। अब अनुज सरोज को भी उस कमरे से निकालकर उसके साथ कहीं दूर चला जाता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ गांव वाले अनुज के माता पिता को मार देते हैं। आशिका अपने प्यार कमल से शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और आज कमल अपनी माँ मधुबाला के साथ उसे देखने आने वाला था। कुछ ही देर में कमल मधुबाला के साथ आता है तो आशिका की माँ सुमन कमल के साथ आई एक सुंदर सी औरत को देखकर कहती है, अरे कमल बेटा, तुम्हारी माँ नहीं आई, तुमने तो कहा था कि वो भी आएंगी तुम्हारे साथ। अरे होने वाली सासू माँ, ये मेरे साथ जो आई है यही है मेरी माँ मधुबाला। क्या ये है समधन जी? अरे इनको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े लड़के की माँ है। वो क्या है ना समधन जी, मुझे खुद को मेंटेन रखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतनी यंग और फिट हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए, मैं आशिका को बुलाती हूँ। सुमन कमल और मधुबाला का स्वागत करने के बाद आशिका को बुलाती है। आशिका हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लिए बाहर आती है और अपनी सास के आगे रखते हुए कहती है, माँ जी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया बहू, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। आओ बैठो मेरे पास। आशिका मधुबाला के पास बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर सब ही बातें करते हैं। इतने में दरवाजे से एक आदमी झांकता हुआ घर के अंदर ही आ गिरता है। उसको एकदम से गेट के अंदर गिरते देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी मधुबाला कहती है, अरे चड्डा जी, आप यहाँ कैसे? चड्डा जी, आप इनको जानती हैं समधन जी, और ये हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं यहाँ। बोलो चड्डा अंकल, यहाँ क्यों आए? ये मेरा होने वाला ससुराल है। वो क्या है ना कमल बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने बोला था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा और मधु जी का ख्याल रखूं, और आज तुम अपनी शादी की बात करने आए हो तो मैं एक बाप की कमी पूरी करने आ गया। अरे चड्डा जी, आप कितना सोचते हैं मेरे बारे में, I mean, हमारे बारे में।
आइए आइए। चड्डा आकर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन ये नजारा देखकर सुमन धीरे से आशिका को अपने पास लाकर उसके कान में बोलती है। अरे आशिका, देख तो तेरी सास का यार इसके पीछे यहाँ तक आ गया। देख रही है जलवे अपनी सास के। क्या माँ आप भी, अरे क्या पता वो सच में कमल और माझी की फिक्र करते हो। आप ये सब छोड़ो, शादी की बात आगे बढ़ाओ। सुमन मधुबाला और कमल के साथ बातें करके शादी की तारीख पक्की कर देती है। 2 हफ्तों बाद आशिका और कमल की धूमधाम से शादी होती है। आशिका अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां वो देखती है कि उसके स्वागत के लिए उसकी सास के पीछे 4 आदमी खड़े हैं। ये देखकर वो अपनी सास से बोलती है। माँ जी, ये आपके पीछे किसी पार्टी के सदस्य खड़े हैं क्या? मतलब अक्सर तो औरतें ही ज्यादा दिखती हैं शादी के वक्त, लेकिन यहाँ बहू, वो एक तो चड्डा जी ही हैं, उनसे तो तुम मिल चुकी हो। दूसरे शुक्ला जी हैं, एक शर्मा जी हैं और चौथे चौबे जी हैं। ये सारे तेरे ससुर जी और मेरे दोस्त हैं। उनके जाने के बाद ये लोग हर कदम पर मेरे साथ खड़े हैं। अब स्वागत में भी अकेली खड़ी रहती है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इनको भी बुला लिया। हाँ बहू, हमें भी अपने ससुर जी की तरह समझो, क्यों मधुबाला जी? शर्मा जी की इस बात पर मधुबाला शर्माने लगती है। ये देखकर आशिका मन ही मन कहती है। यहाँ तो एक नहीं 4 चाक लेकर घूम रही है मेरी सास। हे भगवान, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कमल और आशिका का बहुत अच्छे से स्वागत होता है, जिसके बाद दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ आशिका अपने ससुराल को संभाल तो लेती है, लेकिन अक्सर उसके घर में उसकी सास के 4 यार डेरा जमाए बैठे रहते थे, जिनसे वो बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक शाम मधुबाला आशिका को चाय बनाने के लिए हॉल में बैठी बोलती है। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बनाना, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। इतने में दरवाजे से चड्डा, शर्मा, चौबे और शुक्ला जी आते हैं और उनमें से चड्डा जी बोलते हैं। बहू, 1 कप नहीं 5 कप बना लियो, हम भी हैं यहाँ। अरे आप चारों आओ आओ। चारों आकर सोफे पर बैठकर मधुबाला से बातें कर रहे होते हैं और रसोई में इनके ऑर्डर सुन रही आशिका खुद से कहती है। ये माँ जी के 4 यारों का खुद का कोई घर बार है या नहीं? जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। इतना बोलकर आशिका गुस्से में सबके लिए चाय बनाती है। वो बाहर बैठे अपनी सास के 4 यारों के लिए चाय लेकर जाती है तो देखती है कि शुक्ला जी मधुबाला का सर दबा रहे हैं। ये देखकर आशिका कहती है। माँ जी, आपको सिर दर्द हो रहा है तो मुझसे कहती ना, मैं दबा देती। आप ऐसे कैसे शुक्ला अंकल से अपना सिर दबवा सकती हैं? इसमें क्या परेशानी है आशिका बहू? एक दोस्त दूसरे दोस्त का सर नहीं दबा सकता क्या? हाँ बहू, शुक्ला जी सही कह रहे हैं। अरे मेरे लिए कोई पराये नहीं है ये, जिनसे मैं शर्म करूँ। आशिका चाय की ट्रे टेबल पर रखकर वापस रसोई की तरफ जाते हुए मन में बोलती है। हाँ माँ जी, शर्म तो आपने बेच खाई है। इस उम्र में आपने 4 यार बना रखे हैं, जिनसे आप सेवा करवाती हैं। बताओ, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? आशिका को अपनी सास के 4 यारों का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके लिए उस शाम वो अपने पति कमल को कहती है। कमल, तुमने बोला था तुम्हारी माँ ओपन माइंडेड है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे हमेशा उन चारों के साथ घूमती है, घर में भी चारों एक साथ ही रहते हैं। अरे तो क्या हुआ, माँ के दोस्त है, माँ उनके साथ घूम फिर नहीं सकती क्या? दोस्त है या यार? क्या बोला तुमने? यार, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। मेरी माँ है वो। तुमसे प्यार इसलिए किया था मैंने कि तुम दुनिया से थोड़ी हटके सोच रखती हो। अगर तुम भी उनकी तरह ऐसे ही सोचोगी तो मुझे तुमसे प्यार करने पर रिग्रेट होगा। इतना बोलकर कमल कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन शाम के वक्त आशिका मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही होती है। तभी मोहल्ले की 2 औरतें आपस में बातें करते हुए कहती हैं। अरे शांति बहन, तुमको पता ही है मोहल्ले का माहौल कितना बेकार है। अरे वो मधुबाला जी इस उम्र में अपने 4 यार को अपने पीछे घुमाए फिरती रहती है। मुझे तो डर है उनकी देखा देखी उनकी बहू भी यही ना करे। मैं तो अपने इनको और अपने बेटे को भी बाहर नहीं निकलने देती। क्या पता कल इनको भी अपने झांसे में फंसा ले। अपनी सास और अपने लिए ऐसी कड़वी बातें सुनकर आशिका की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और जैसे ही वो घर आती है तो देखती है कि घर में मधुबाला उन चारों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही है, जिसमें चड्डा जी मधुबाला को पकड़ते हुए गोद में उठा लेते हैं
आशिका का ये देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है माँ जी? अरे आज तो आपने शर्म की सारी हदें पार कर दी। देखिए मोहल्ले वाले भी कैसे आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, इतना बड़ा बेटा है आपका, उसकी बहू भी है इस घर में। ऐसे में आपको अपने 4 यारों के साथ ऐसे अकेले उछल कूद करते अच्छा लगता है क्या? बहू ये तो क्या कह रही है? अरे तू हमें गलत समझ रही है। कुछ गलत नहीं समझ रही। अरे जब से आई हूँ इन 4 यारों ने घर में डेरा जमा रखा है, सुबह शाम आते जाते हैं। अरे अगर इतने ही खुले हुए हैं आप लोग तो शाम को घर क्यों जाते हो? यहीं रह लिया करो ना सासू माँ के कमरे में। आशिका की सारी बातें पीछे खड़ा कमल सुन रहा होता है। वो आगे आकर आशिका को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, बोल ली तुम, अब मेरी सुनो। ये चारों माँ और पिताजी के बचपन के दोस्त हैं और जैसे तुम अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती थी, इन्होंने भी की है। अब उम्र बढ़ गई तो क्या, इनकी यादें, इनका रिश्ता तो हमेशा यंग रहेगा। अगर तुम अपनी दोस्तों के साथ मस्ती कर सकती हो किसी भी उम्र में, तो ये क्यों नहीं? कमल वो अरे एक तरफ तुम्हारी जैसी लड़कियां कहती हैं कि इंसान को उम्र नहीं देखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कभी मस्ती नहीं करनी छोड़नी चाहिए, लेकिन वही अगर बड़े उम्र के लोगों में तुम दोस्ती देखोगी तो वो तुम्हारे लिए शर्म की बात है। क्यों? उनके जज्बात, उनकी भावनाएं नहीं होती? वो अपनी दोस्ती मरते दम तक नहीं निभा सकते? बहू तेरे ससुर की मौत के बाद मैं सदमे में चली गई थी। इन चारों ने कमल को संभाला और मुझे डिप्रेशन से बाहर लाए। इन लोगों ने मेरा वहाँ साथ दिया जहाँ कोई नहीं था मेरे साथ, इसलिए ये सारे मेरे लिए बहुत खास हैं। और अगर दुनिया इन्हें मेरा यार बोलती है तो कोई नहीं, मुझे मेरे इन यारों से सच में बहुत प्यार है और मैं इन्हें किसी के कहने से भी नहीं छोड़ूंगी। आशिका को ये सब सुनकर अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी सास और बाकी 4 अंकल से भी माफी मांगती है। मधुबाला तो उसको माफ कर देती है, लेकिन कमल का गुस्सा उतरने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मधुबाला यूं ही 4 यारों के साथ मस्ती करती रहती है और आशिका को भी अब इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। रितिका अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और वो देखती है कि कॉल उसकी माँ रेवती का है, जिसके बाद वो बोलती है, मम्मी कितने दिनों बाद फोन किया है आपने? आपको तो ना मेरी याद ही नहीं आती। अच्छा जी, बोल तो ऐसे रही है जैसे तू मुझसे रोज वीडियो कॉलिंग पे बात करती रहती है। और बता कैसी है तू? हाँ मम्मी सब ठीक है। अरे सुन रितिका, वो तेरी बुआ की जिठानी के भाई के लड़के का लड़का है ना प्रीतम, अरे वही तेरे दूर का भाई, उसकी नौकरी यहीं दिल्ली में लगी है, 1 हफ्ते बाद यहाँ आ रहा है। अरे वही प्रीतम भैया ना, जिनके साथ मिलकर मैं आपको बहुत परेशान करती थी। पर बेटा उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो मैंने सोचा महीने 2 महीने तू अपने पास ही उसे रख ले, इससे दामाद जी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे माँ दिक्कत कैसी, आखिर मेरा भाई उनका भी तो साला है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और शाम को जब उसका पति किशन ऑफिस से घर आता है तो वो उसे अपने भाई के आने की बात बताती है। ये सुनकर वो बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम तो सासू माँ की इकलौती बेटी हो, फिर ये मेरा साला कब पैदा हो गया? अरे साला नहीं, दूर का साला। ये मेरी बुआ की जेठानी के भाई के लड़के का लड़का है, मतलब मेरा दूर का भाई। तो दूर के भाई को पास आने की क्या खुजली हो रही है? क्या किशन, इतने दिनों बाद तो मेरा भाई आ रहा है, उसमें भी तुम्हें मिर्चियाँ लग रही हैं। अरे 2 महीने की ही तो बात है, यूं ही हंसते खेलते चुटकी बजाते बीत जाएंगे देखना। और वैसे भी हंसते खेलते घरों में ही रिश्तेदार आते हैं। ये औरत 2 महीने तो ऐसे बोल रही है जैसे 2 दिन की बात हो। हाँ, और उन्हीं हंसते खेलते घर वालों की ऐसी की तैसी भी कर देते हैं। चलो अब तुमने कह ही दिया है तो आने दो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन रितिका किशन को कॉल करके बोलती है, सुनो शाम को ऑफिस से जल्दी निकल कर ना प्रीतम भैया को लेते आना एयरपोर्ट से, भूलना मत। यस बॉस, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, पर अब काम भी करने दो। इतना बोलकर रितिका कॉल कट कर देती है और काम के चक्कर में किशन एयरपोर्ट जाना भूल जाता है, जिसके बाद ऑफिस से निकलते वक्त उसे याद आता है और वो खुद से बोलता है, ओह शिट यार, मैं तो एयरपोर्ट जाना ही भूल गया। कुछ सोच किशन, कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज तेरी अच्छे से लंका लग जाएगी। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि रितिका हाथ में बेलन लिए खड़ी है। ये देखकर वो डर कर बोलता है,
वो मैं तो टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गया था, पर वो क्या नाम कहा था तुमने, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अरे वही मेरा दूर का साला, मुझे कहीं दिखा ही नहीं, इसीलिए। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। ऐसा था क्या? मुझे तो आप कहीं दिखे ही नहीं। कहीं आप एयरपोर्ट की जगह रेलवे स्टेशन तो नहीं पहुंच गए थे? एक काम आप ढंग से नहीं कर सकते। आपकी वजह से मेरे भाई को इतनी दूर से टैक्सी करके आना पड़ा। कोई बात नहीं जीजी, पहली बार है, अब से नहीं करेंगे। क्यों जीजू, अब आप आ ही गए हो तो टैक्सी वाले को 3000 दे देना किराए के। 3000? पर एयरपोर्ट तो मुश्किल से 1 घंटा दूर है साले साहब। इतना क्यों चौंक रहे हैं जीजू? वो तो जीजी ने ही कहा है कि तेरे जीजा जी दे देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा जीजा तो मोहल्ले का अंबानी हो रहा है ना, जो 3000 टैक्सी का किराया भरने के लिए बैठा है। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं देता हूँ ना किराया। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी खाने को देखकर किशन बोलता है। रितिका, आज तुमने किस गम में खाना बनाया है, जो टिंडे की सब्जी, मसूर की दाल, घुइयां की चटनी और सूखी रोटी बना के रख दी? तो भला इस खाने में क्या बुराई है? कितनी पौष्टिक चीजें हैं ये सारी, और ये सारा खाना प्रीतम भैया के पसंद का भी तो है। आजकल के लड़कों के खाने के टेस्ट को क्या हो गया है, जो ये टिंडे घुइयां खा रहा है? इसके चक्कर में मुझे भी यही ठूसने पड़ेंगे। और कुछ है क्या? नहीं नहीं, रहने दो, आज बाहर ही खा लूंगा। इतना कुछ तो रखा है टेबल पर, और क्या चाहिए? और जीजी ने इतने प्यार से बनाया है ये सब, और आप कह रहे हो बाहर खा लोगे? ऐसा ही है तो ऑर्डर कर दो, आपके साथ साथ हम भी खा लेंगे। क्यों जीजी? जी हाँ, जब प्रीतम इतना कह ही रहा है तो कर दीजिए ना। और वैसे भी जब से बेचारा यहाँ आया है कुछ बोलता ही नहीं है, जो बनाते हैं वही खा लेता है चुपचाप। जब कुछ खाता ही नहीं तो ये घुइयां टिंडे किस आदि मानव के लिए बनाए थे? ठीक है, आज साले साहब के लिए ये भी कर ही देते हैं। इतना कहकर वो खाना ऑर्डर कर देता है। ऐसे ही एक दिन प्रीतम किशन के पास जाकर बोलता है। जीजू, आपके पास वो 3 पीस सूट है, वो एक दिन के लिए उधार मिलेगा क्या? तुम्हें किसने बताया सूट के बारे में? जीजी ने। देखो, अब कोई बहाना मत बना देना, मुझे जरूरत है उसकी, शाम को वापस करता हूँ ना मैं आपको। जिसके बाद किशन उसे अपना सूट निकालकर दे देता है और बोलता है। ध्यान से साले साहब, वैसे मैं अपने कपड़े किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो तो रितिका ने तुम्हें बता दिया तो दे रहा हूँ। प्लीज इसे खराब मत कर देना, बहुत महंगा है। डोंट वरी जीजू, मैं इसे बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शाम को जब वो घर वापस आता है तो किशन उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रीतम ने उसका सूट पहना तो था लेकिन उस पर कीचड़ और नाली के काले धब्बे पड़े थे। उसे ऐसे हाल में देखकर रितिका बोलती है। तुम चुप करो जी, एक तो मेरा बेचारा भाई नाले में गिर गया, तुम्हें अपने सूट की पड़ी है। प्रीतम चल बाथरूम में, तू नहा ले, मैं तुझे साबुन और तौलिया देती हूँ। इतना कहकर रितिका और प्रीतम वहाँ से चले जाते हैं और अपने सर पर हाथ रखकर किशन खुद से बोलता है। इस साले कमीने ने तो मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। पहले आते ही 3000 का चूना लगवाया, फिर बाहर से खाना मंगवाया और आज अपने साथ साथ मेरे इतने महंगे सूट को गंदे नाले में डुबाया। जब दूर का साला इतनी पास आकर जिंदगी की ऐसी तैसी कर रहा है, तो अगर सच में रितिका का कोई सगा भाई होता, वो तो मेरे सर पर बैठकर नाचता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और प्रीतम अपने 2 दोस्तों को लेकर घर आता है और बोलता है। जीजी, ये मेरे दोस्त है। वो क्या है ना, इनके मकान मालिक ने इनका सामान बिना बताए ही घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे इनकी हालत देख ही नहीं गई, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया, बस 2 दिन के लिए। जीजी, मैंने सही किया ना? हाँ हाँ प्रीतम, बिल्कुल सही किया तूने। अरे आजकल कौन रखता है तेरे जैसे सोच विचार? क्यों जी, मैं ना कहती थी मेरा भाई लाखों में एक है। हाँ हाँ, और इस लाखों में एक को मेरे ही पल्ले पड़ना था। पहले ये दूर का साला क्या कम था जो अब इसके छपरी दोस्त भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए। हे भगवान, जल्दी से इस साले नाम की बला को यहाँ से खिसका दो ताकि मैं चैन से जी सकूं। ओए प्रीतम, तेरे जीजू की शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे हमारे आने से उनकी छाती पर सांप लौट रहा हो। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे जीजू का दिल कितना बड़ा है, वो तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। इतना बोलकर वो लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और कुछ ही टाइम में सारा खाना चट कर जाते हैं। जिसके बाद में किशन बोलता है। प्रीतम, ये तेरे दोस्त हैं या पिछले जन्म के राक्षस? मैंने तो अभी खाने को ठीक से देखा भी नहीं और ये डकार भी गए।
हाँ तो खाना देखने की नहीं खाने की चीज होती है, तो खाएंगे ही ना। ऐसे ही समय गुजरता है और प्रीतम के जाने का दिन आ जाता है। जाते वक्त रितिका बोलती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, 2-4 महीने तो रुक जा भाई। अरे ओ मूर्ख औरत, जाती भला को क्यों रोक रही है? अरे तुम भी ना कुछ भी कहती हो। अब भला कब तक अपनी बहन के घर में रहेगा? उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हाँ जीजी, जीजू सही कह रहे हैं। कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर रहूंगा? चलता हूँ अब। इतना बोलकर वो सामान लेकर दरवाजे से बाहर चला जाता है। प्रीतम के जाते ही किशन चैन की सांस लेता है और सोफे पर पसर जाता है कि तभी थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है और दरवाजे पर प्रीतम खड़ा होता है और बोलता है, वो क्या है ना जीजू, जीजी के प्यार ने मुझे एयरपोर्ट तक जाने ही नहीं दिया और फिर मैसेज आया कि मेरी फ्लाइट भी किसी कारण डिले हो गई है, तो मैं वापस आ गया। ये सुनकर तो जैसे किशन के होश उड़ जाते हैं और वो सर पकड़कर बोलता है, भगवान, थोड़ी देर की खुशी लेकर छीन भी ली। आखिर ये दूर का साला पास ही क्यों आया था?